Assalamu alaikum students, welcome to the biology class. Today we are going to talk about the next topic of the chapter number 2, that is water. ठीक है, so water के बारे में हम बात करते हैं. water क्या है, water की क्या importance है, ऐसी क्या properties हैं water में जो कि इसको इतना important बनाती हैं. ठीक है, so let's begin the lecture. जो टॉपिक आपकी बुक में डिस्कस किया गया है that is named as biological significance of water. Okay, सो प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है जी, व्हाट इज वाटर. वाटर है क्या बेसिकली? तो वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट. वाटर एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है. सो सिंपली आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1. ठीक है, सो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड एज वाटर. क्योंकि हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इमेंसली इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, दैट इज वाटर. वाटर के हवाले से हम बात करते हैं कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, वाटर बेसिकली, एज यू कैन सी, वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ. अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी. वाटर की ही जो प्रेजेंस है वो अर्थ को डिस्टिंग्विश करती है बाकी प्लैनेट से. यानी कि हम कहते हैं ना कि हम खाना खाए बगैर तो कुछ हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं शायद, लेकिन हम पानी पिए बगैर जिंदा नहीं रह सकते. तो दैट मीन्स कि वाटर जो है वो लाइफ की बेसिस है. वाटर के बगैर लाइफ की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है. ओके, हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. ये क्या ऐसे काम करता है हमारी बॉडी में कि इतना इम्पोर्टेंट है? 70 to 90% आपकी बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट है. आपके सेल का जो मेजर पोर्शन है वो वाटर ऑक्यूपाई कर रहा होता है. ठीक है, कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है. सो व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेट्स सी. वाटर को के फंक्शंस अगर आप देखें तो सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर, लाइक इट कंपोजेस 75% ऑफ योर ब्रेन, इट रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, इट आल्सो मेक्स अप 83% ऑफ योर ब्लड, it helps in removal of waste. It composes 22% of your bones. It also cushions your joints. Synovial fluids में है तो जाहिर है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है. लुब्रिकेटिंग मीडियम के तौर पे काम करता है. वेस्ट को रिमूव करता है तो फ्लशिंग मीडियम के तौर पे काम करता है. न्यूट्रिएंट्स की जो एक्सचेंज है उसमें हेल्प कर रहा होता है, और ऑक्सीजन की एक्सचेंज में, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में तो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के तौर पे काम करता है. मॉइस्ट रखने में सर्फेसिस को हेल्प आउट करता है ताकि ब्रीथिंग जो है वो आसानी से हो सके, रेस्पायरेशन हो सके, गैशियस एक्सचेंज हो सके. हेल्प्स कन्वर्ट फूड टू एनर्जी. इट आल्सो प्रोटेक्ट्स एंड कुशन्स योर वाइटल ऑर्गन्स. प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है जी. हेल्प्स योर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहा है. 75% ऑफ योर मसल्स का जो वॉल्यूम है वो वाटर बना रहा होता है. ठीक है, तो वाटर जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो बॉडी के अंदर हैं वो किसने गवर्न किए हुए हैं? वाटर ने किए हुए हैं. अच्छा, अब वाटर में ऐसा क्या है कि वाटर जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो कुछ तो इसमें खास होगा, कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बना रही हैं. ठीक है, तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर कि वाटर में ये चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी वजह से वाटर इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है और हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर polar nature of the water. Water has hydrogen bonding. Water is a universal solvent. Water acts as a reaction medium. Water possesses cohesive and adhesive forces. It has high specific heat and high heat of vaporization. Water also expands at low temperature. Water has high surface tension. And last but not the least, water gets ionized. So ionization of water is also one of the important property that makes it very important biologically. Okay, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर नेचर ऑफ वाटर की. तो अगर आप पोलर नेचर ऑफ वाटर को देखोगे, पोलर नेचर का क्या मतलब है? वाटर पोजेस करता है जी, पोलैरिटी है इसमें, पोलर है. पोलर का मतलब ये है कि इसमें ऑपोजिट चार्जेस हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट. सो हाइड्रोजन पोजेसेस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. तो पार्शियल चार्जेस होने की वजह से वाटर के अंदर क्या एस्टैब्लिश है? पोल्स बन जाते हैं. सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि वाटर के अंदर क्या है? पोलैरिटी पाई जाती है. इसका नेचर क्या है? ये पोलर नेचर है. अगर ये पोलर नेचर पोजेस करता है, दैट मीन्स कि ये इमेंसली इंपॉर्टेंट है. बाय, क्योंकि हम केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं जिसको कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक. अब वाटर खुद पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसके अंदर हर वो चीज जो पोलर है वो क्या हो सकती है? डिजोल्व कर सकती है. सो दैट्स व्हाई वाटर आल्सो एक्ट एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, पोलर नेचर की ही वजह से वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है. तो ये इसकी प्रॉपर्टी भी है और ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है पोलैरिटी की, कि वाटर कैसे पोलैरिटी का जो है वो उसको उसका हमें फायदा दे रहा होता है. ओके,
वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जी जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसका क्या मतलब है? वाटर हर चीज को अपने अंदर क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। जो पोलर पोलर चीज होगी, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सोल्यूट होगा, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स हैं जो हम कॉमन सॉल्ट घर में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब अगर ये जब डिसोसिएट होगा तो इसमें क्या होगा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ यानी कि ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर, जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। सो पोलर नेचर होने की वजह से वाटर क्या करता है? सॉल्ट्स को या पोलर सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब वाटर को अपटेक किया जाएगा, साथ में क्या होगा? जो इसके अंदर डिजोल्व सॉल्ट्स होंगी, जो मिनरल्स होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे? अब्सॉर्ब हो जाएंगे और उनकी भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंस इन द प्लांट रूट्स, राइट? ओके। So absorption of minerals from soil by plant roots and their transport, जो प्लांट की रूट से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है? सॉइल में जो मिनरल्स शामिल होते हैं वो भी पानी में शामिल होके अब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट्स की बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सो वाटर के यूनिवर्सल नेचर एंड पोलैरिटी का ये फायदा होता है कि अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स जो होती है वो वाटर के थ्रू इजीली हो जाती है। ओके जी। देन वी हैव द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इज वाटर एक्ट्स एज अ रिएक्शन मीडियम। वाटर जो है वो बहुत सारे रिएक्शंस को फैसिलिटेट करता है, बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ मीडियम काम करता है। ठीक है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो रिएक्शंस ही पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे सॉल्ट्स को आयनाइज करना है, अगर किसी रिएक्शन में सॉल्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर कोई आयंस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल को तोड़ना, उसको डिसोसिएट करना, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले? ऑब्वियसली वाटर। वाटर उनको डिसॉल्व करेगा, ब्रेक करेगा, आयनाइज करेगा, एंड देन वो आयंस जो है वो फर्दर किसी भी फंक्शंस के लिए, जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। And water not only acts as a reaction medium, but water also acts as a reactant of some of the reactions, like for example hydrolysis. हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं? हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, यानी कि वाटर की मदद से हम क्या करें? स्प्लिटिंग करें। सो हाइड्रोलिसिस में तो वाटर रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। लाइक यू कैन सी सुक्रोज है, इट्स अ डायसेकेराइड। डायसेकेराइड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मोनोसेकेराइड्स के अंदर, यानी कि इसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर। हाउ? बाय द हेल्प ऑफ वाटर। बाय एडिंग वाटर इन द सुक्रोज, it gets converted into the glucose and fructose. Two monomers get dissociated from one another by adding water molecules, right? So water not only acts as a reaction medium, but it also acts as a reactant for many of the chemical reactions. Okay. Now, water also possesses hydrogen bonding. Now, what is hydrogen bonding and how it is significant for living organisms? Hydrogen bonding अगर हम define करें तो हम कहते हैं जी, a weak bond between two molecules resulting from an electrostatic attraction between a proton and one molecule and an electronegative atom in the other. यानी कि एक मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल, राइट? एक वाटर मॉलिक्यूल का ये प्रोटॉन आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोजन, राइट? अब ये हाइड्रोजन, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ये इन दोनों में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाती है, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सो वाटर पोजेसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। ओके। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फायदा, क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका फायदा सबसे ज्यादा पहले ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। ठीक है, यानी कि वाटर जब भी मूव करेगा वो एक कंटिन्यूस कॉलम की फॉर्म में फ्लो करेगा, वो कहीं पे भी कॉलम ब्रेक नहीं होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि वाटर जो है वो उसमें उसका जो फ्लो है वो कंटिन्यूस होता है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स डोंट गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके। एंड सेकेंडली, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर अपनी स्टेट को जल्दी जल्दी लिक्विड से चेंज नहीं करता। ठीक है, यानी आइस के अंदर और स्टीम के अंदर क्विकली चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेट चेंज ना करना भी इसके लिए एक सिग्निफिकेंस है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो वाटर बॉयल करता 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और फ्रीज करता -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। दैट इज ऑल्सो एन अलार्मिंग सिचुएशन। ठीक है,
तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट्स एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती वाटर में तो लाइफ ही क्या हो जाती, इम्पॉसिबल हो जाती, बिकॉज ऑफ सच एन इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग in the water molecules. Okay, then another property in the water, that is fifth one, cohesion and adhesion. ठीक है, अब what is cohesion and what is adhesion? Let's define first. Cohesion means attraction of molecules for other molecules of the same kind, and water molecules have strong cohesive forces thanks to their ability to form hydrogen bonds with one another. ठीक है, अभी हमने देखा था कि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एस्टैब्लिश होती हैं। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जा रही है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के अपने बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर कॉल्ड एज कोहेजन। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एडेशन? एडेशन क्या? एडेशन एडहेस से है, ठीक है, चिपकना। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सम अदर सरफेसेस। एक तो अभी हमने ये कहा ना, कोहेजन क्या है कि वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कोहेजन है। लेकिन वाटर को जिस कंटेनर में डालो, जिस सर्फेसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उन सर्फेसेस के साथ भी क्या करता है वाटर के मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस या एडहेशन। लाइक यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के अपने बीच में जो ये जो आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रही हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर कॉल्ड एज कोहेजन। but you can see here in by the red lines, you can see here, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये सरफेसेस हैं। इन सरफेसेस और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्सेस या एडहेशन जो है वो कहलाती हैं। अब कोहेजन और एडहेशन का क्या फायदा होता है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर जो है वो ट्यूबुलर वेसल्स को फिल करता है एंड स्टिल फ्लोज। यानी कि वेसल्स के अंदर जो पानी का फ्लो है वो बेसिकली किस वजह से है, इन फोर्सेस की वजह से। जैसे मैं आपको कह रही थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, कोहेजन और एडहेशन ना होती, अगर ये दोनों चीजें भी ना होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ना होती, तो वाटर कभी भी कंटिन्यूस कॉलम में मूव नहीं करता। तो ये जो वेसल्स के अंदर ये कंटिन्यूसली फ्लो करता है अनब्रेकेबल कॉलम की फॉर्म में, ठीक है, तो ये किस वजह से है, इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से, कोहेजन एंड एडहेशन की वजह से, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है रूट्स के थ्रू, अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ द कोहेजन एंड एडिशन, जो वाटर की ट्रांसपोर्ट है रूट्स के थ्रू, अब रूट्स जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करें एंड देन वो फिर स्टेम्स तक जाता है, लीव्स तक जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, रूट्स के थ्रू बाकी डिफरेंट पार्ट्स तक, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है, ये कोहेजन एंड एडिशन की वजह से ही पॉसिबल है। अदरवाइज वाटर ऐसे कंटिन्यूस कॉलम की फॉर्म में मूव करके बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक सर्कुलेट नहीं कर सकता था। ठीक है, so this is all about cohesion and adhesion, how it is significant and what is cohesion adhesion we have discussed in detail. Now moving further, sixth property of the water, that is water has high specific heat. water में एक और property है जी कि water में high specific heat पाई जाती है। ठीक है जी, now what is specific heat, पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम बात करेंगे कि high specific heat होने का water को क्या फायदा होता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं जी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। यानी कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितनी वो हीट अब्जॉर्ब करेगा, रिक्वायर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इट स्पेसिफिक हीट। और हम क्या कह रहे हैं कि वाटर को स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है, यानी कि वो 1 ग्राम वाटर की स्टेट को के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हमें हीट की अमाउंट देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तब जाके वाटर क्या करता है, उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आएगा। ठीक है, नो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब वाटर इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड करता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत हाई है, तो इसका मतलब इसको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए। तो उसका फायदा ये होगा कि वाटर एब्जॉर्ब्स एंड रिलीजेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हीट विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जल्दी जल्दी चेंजेस करे बगैर वाटर क्या कर लेता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब भी कर लेता है, और जब ये बॉडी से रिलीज होगा तो साथ में इतनी इमेंस अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लेगा, रिलीज भी करा देगा। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड फॉल्स मोर स्लोली। ठीक है, दो काम हो रहे हैं, एक तो ये कि इसका टेम्परेचर बहुत, इसका राइज एंड फॉल जो होगा टेम्परेचर ऑफ वाटर का, ये स्लो होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि हाई अमाउंट ऑफ हीट भी जो होती है वो वाटर अब्जॉर्बर रिलीज कर रहा है लिटिल चेंज इन टेम्परेचर के साथ।
तो इन दोनों चीजों की वजह से जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का, यानी जो होम्योस्टेसिस है, वो मेंटेन रहती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन रहती है रैपिड टेम्परेचर चेंजेस से। अगर वाटर ना होता और बॉडी की और उसके अंदर हाई स्पेसिफिक हीट ना होती, ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता, एकदम से फ्लक्चुएट करता, ठीक है। स्पेसिफिक हीट अगर हाई ना होती तो वाटर की जो टेम्परेचर की चेंजेस है वो एकदम से फ्लक्चुएट होती है, एकदम से चेंज आता, तो हमारा होम्योस्टेसिस क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को अब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपनी टेम्परेचर में चेंजेस लाता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द होम्योस्टेसिस परस्पेक्टिव। ओके, another one, water has high heat of vaporization. Water also has high heat of vaporization. That's also very significant. Now, what is meant by heat of vaporization? And then we will discuss how water has high heat of vaporization that helps living organism in doing very important things. Like heat of vaporization kya hai? The heat required to convert 1 gram of liquid water into vapors at its boiling point is called heat of vaporization. 1 ग्राम लिक्विड वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी 1 ग्राम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कितनी हीट लेगा, दैट इज इट्स हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम ये कह रहे हैं कि वाटर के अंदर हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत हाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो बहुत सारी हीट को अब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इसका क्या फायदा होगा? जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो हमारी बॉडी से स्वेट किस फॉर्म में रिलीज होता है? वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है। जब ट्रांसपायरेशन होती है तो वो किस फॉर्म में होती है? प्लांट से वेपर्स की फॉर्म में होती है। तो इन दोनों प्रोसेसेस के जरिए से आइदर फॉर प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के दौरान प्लांट्स के लिए और स्वेटिंग के दौरान लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, एक्सेस बॉडी हीट क्या होगी, वो उससे गेट रेड हो जाएगा, ठीक है, उससे जान छूट जाएगी। यानी कि जब बॉडी से स्वेटिंग होगी या ट्रांसपायरेशन होगी प्लांट्स के अंदर, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट वेपर्स बन के साथ में बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगी, प्लांट बॉडी से भी और ह्यूमन बॉडीज वगैरह से भी रिलीज हो जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से भी रिलीज आउट हो जाएगी। तो हाई हीट वेपराइजेशन का ये फायदा होता है कि एक्सेस बॉडी हीट से जान छूट जाती है। ओके, एट्थ प्रॉपर्टी दैट वाटर possesses, वाटर expands at low temperature. वाटर की जो प्रॉपर्टी है कि वाटर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंशन शो करता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। और इसीलिए वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत हैवी होता है, तो अगर हम देखें तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है लिक्विड वाटर की निस्बत, ठीक है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो होगा वो बहुत हाई होगा। आइस तो जाहिर है फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बन रही होती है, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर की निस्बत। इसी वजह से आइस क्या करती है, लिक्विड वाटर की ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। एंड वाटर बॉडीज फ्रीजेस ऑन द सरफेस एट लो टेम्परेचर। इसका अब क्या फायदा होता है? वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या है, बहुत हैवी है। 4 से नीचे जाएंगे तो वो तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे नीचे क्या करता है, वो एक्सपेंशन भी शो कर देता है। जैसे एक्सपेंशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप घरों में जैसे बर्फ के सांचे रखते हैं, ठीक है, पानी डाल के रखते हैं, तो आप कुछ अरसे बाद देखें तो वो जो आपके स्टील के प्याले वगैरह होते हैं वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वाटर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंशन शो करता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि इससे नीचे अगर होगा टेम्परेचर तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आइस की जो डेंसिटी है वो कम है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। यही वजह है कि आइस लिक्विड वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। अब इसका फायदा ये होता है कि आइस की जो लेयर है वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, यानी कि वो फ्रीजिंग से बचाती है एंड प्रोटेक्टिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सर्दियों में जब बर्फबारी हो रही है या टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ओशंस हैं, ठीक है, जो रिवर्स हैं, जो ये लेक्स वगैरह होती हैं, इनके ऊपर क्या होता है, वाटर की लेयर, आइस की लेयर क्रिएट हो जाती है, ठीक है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में। तो ये जो आइसी लेयर होती है वो इंसुलेटर का काम कर रही है, यानी कि नीचे जो पानी होगा इस आइस के नीचे उसको वो फ्रीज होने से बचाएगी, ठीक है, ताकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो सके। वो आइसी लेयर सिर्फ ऊपर ही रहेगी, नीचे जो होगा वो पानी ही रहेगा, नीचे पानी फ्रीज नहीं करेगा, तो जो फिशेस हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी डेथ नहीं होगी, वो इजीली क्या रहेंगे, सर्दियों में भी वहां पे सर्वाइवल उनका पॉसिबल हो सकेगा। सो वाटर के हैवी होने का 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो है वो फायदा होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ प्रोटेक्ट रहती है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम विंटर सिचुएशंस। Okay. Ninth property that water possesses, water has high surface tension. Now what is surface tension, and then we will discuss water की high surface tension होने का क्या फायदा है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कॉज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सरफेस लेयर बाय द बल्क ऑफ द लिक्विड। ठीक है, जो बल्क ऑफ द लिक्विड है वो क्या करते हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक टेंशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, पुल एग्जर्ट करते हैं टुवर्ड्स देम, जो नीचे लेयर है वाटर की और जो सरफेस पे लेयर है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो नीचे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं, पुल एग्जर्ट करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इस सरफेस टेंशन का फायदा ये होता है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो मॉइस्ट रहती हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक वाटर की लेयर बना देता है, वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन्स मॉइस्ट रहेंगी। जब मॉइस्ट रहेंगी तो जो गैशियस एक्सचेंज होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो कूलिंग इफेक्ट है जैसे ट्रांसपायरेशन के दौरान, उस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ब्रीथिंग में, गैशियस एक्सचेंज में जो है वो मेम्ब्रेन्स का मॉइस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ओके, देन वी हैव आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर के हवाले से अगर हम बात करें तो वाटर आयोनाइजेज इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर। वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है, अब आयंस में जब कन्वर्ट होगा तो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी फंक्शनिंग के लिए ये आयोनाइज होना वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जहाँ पे वाटर का आयोनाइज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वाटर आइंस, वाटर की जो आइंस हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम्स का कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं ये आइंस, तो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो वाटर की ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं और आयोनाइजेशन की ही वजह से वाटर बहुत सारे रिएक्शंस को प्रोसीड आउट भी कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, आज हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वाटर क्या है, वाटर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है वाटर हमारे लिए। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको इतना इम्पोर्टेंट बनाती हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को हमने देखा, फिर हमने उनकी सिग्निफिकेंस देखी कि कहाँ कहाँ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे, keep watching, subscribe the channel, and see you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.